हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप के सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही है। पिछली क्लास में हमने दो नए मेथड्स सीखे थे। दो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड्स सीखे थे कैपिटल बजटिंग करने के। और वो दो मेथड्स थे नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। वो दोनों मेथड्स डिस्काउंटिंग टेक्निक के अंदर आते हैं, प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक के अंदर आते हैं, जहां पर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं डिसाइड करने के लिए कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये डिसाइड करने के लिए हम टाइम वैल्यू को कंसिडर करते हैं। हमने पिछली क्लास में सीखा था कि डिस्काउंटिंग ऑफ कैश फ्लोस क्या होती है, डिस्काउंटिंग प्रेजेंट वैल्यू निकालना क्या होता है। हमने समझा था कि प्रेजेंट वैल्यू का मतलब और कुछ भी नहीं, एक साल बाद अगर कोई अमाउंट मिलने वाला है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग होता है कि मैं आज क्या इन्वेस्ट करूं कि वो इंटरेस्ट जुड़कर एक साल बाद वो सम बन जाए, वो सम बन जाए, वो प्रेजेंट वैल्यू होती है। उसके लिए हमने एक शॉर्ट तरीका देखा था कि हम पीवी फैक्टर्स निकाल सकते हैं, हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकाल सकते हैं और कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने सीखा था कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना, जो रेट होती है उसको रेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जो भी डिस्काउंटिंग रेट होती है। डिस्काउंटिंग रेट सिंपली इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल और दी रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज प्रोवाइडेड टू अस इन दी क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, उस रेट को रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब अगर 8 है तो 0.08 हो जाएगा, 10 है तो 0.10 हो जाएगा, 15 है तो 0.15 हो जाएगा, 1 प्लस कर देना है। 1 डिवाइडेड बाय 1.15 पीवी फैक्टर्स आ जाएंगे। फिर पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ जाएंगे। सारे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज का सम करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस करेंगे तो एनपीवी आ जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज को डिवाइड कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकालने का हमने एक शॉर्टकट किया था, थोड़ा और वर्क कम किया था। मैं कर सकता हूं कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1.10। अगर रेट 10% है तो 15% है तो 1.15। कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1.15 इज इक्वल टू जो अमाउंट आएगा उसे लिख दो, वो सीधा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है, फिर एम प्लस दबा दो। अगला कैश फ्लो लिखो, कुछ भी और नहीं दबाना है बीच में कैलकुलेटर पे। अगला कैश फ्लो लिखो, दूसरे साल का है, दो बार इक्वल टू दबाओ, फिर एम प्लस दबा दो। तीसरे साल का कैश फ्लो लिखो, तीन बार इक्वल टू दबाओ, उसको लिख दो और फिर एम प्लस दबा दो। सारे कैश फ्लोज की इस तरीके से लिखने और मेमोरी में उनको भेजने के बाद एमआरसी दबा दो। सबका प्रेजेंट वैल्यू का सीधा टोटल आएगा, उसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो लिखकर कैलकुलेटर पे टाइप करके एम माइनस दबा दो या माइनस कर दो और आपके पास एनपीवी आ जाएगी। तो ये प्रेजेंट वैल्यू निकालने के शॉर्टकट थे। हमने साथ ही दो ट्रेडिशनल टेक्निक भी सीखी थी। एक ट्रेडिशनल टेक्निक थी पेबैक पीरियड और दूसरी थी अकाउंटिंग या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से चलती है और जो पेबैक पीरियड है वो कैश फ्लो से चलता है। कैश फ्लोज में हमने देखा था कि यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं। यूनिफॉर्म हो तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो करना है, पर अगर नॉन यूनिफॉर्म होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकालने पड़ेंगे, फिर हमारा पेबैक पीरियड निकलेगा। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के अंदर एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को आपको या तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना है या एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना है। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 करना होता है और रेट बनाने के लिए इनटू 100 करना है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में। इस पर्टिकुलर क्लास में मैं आपके मॉड्यूल का एक क्वेश्चन करवाना चाहूंगा, इलस्ट्रेशन नंबर 2। और इसके अंदर और भी चीजें मांगी हैं, बट अभी तक जो हमने मेथड्स पढ़े हैं वो सभी मेथड से हम इस प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करेंगे। इट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। कैश फ्लोज आर प्रोवाइडेड टू यू स्ट्रेट अवे, यू डू नॉट हैव टू कैलकुलेट देम इन एनी मैनर। हमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी और सारे मेथड्स का एक ये रिवीजन सा हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। Illustration number 2 of your module. A limited company is considering investing in a project requiring a capital outlay of 2 lakh rupees. Initial investment 2 lakh रुपए का है. Forecast of annual income after depreciation but before tax. So this is profit before tax. इसमें से टैक्स सब्ट्रैक्ट करना बाकी है बस. So this is profit before tax. Okay. इसमें से टैक्स सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा जो मेरे एआरआर में काम आ जाएगा।
फिर इसमें डेप्रीसिएशन वापस ऐड बैक कर दूंगा तो मेरा कैश फ्लो बन जाएगा, जो मुझे पेबैक पीरियड में काम आएगा, एनपीवी में काम आएगा और पीआई में काम आएगा। पीआई माने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एनपीवी माने नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है जी, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, ये सब क्या दे रखे हैं, ये दे रखे हैं एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रीसिएशन बट बिफोर टैक्स, सो दिस इज बेसिकली प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, depreciation may be taken as 20% on original cost। थैंक यू, ओरिजिनल कॉस्ट बोला, WDV बोलता तो सारे डेप्रीसिएशन हमको निकालने पड़ते, काम बढ़ता। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड है, 2 लाख की ओरिजिनल कॉस्ट है, उस पे 20% के हिसाब से 40,000 रुपए का डेप्रीसिएशन हो गया हर साल का। एंड टैक्सेशन एट 50% ऑफ नेट इनकम, टैक्स कितना हो जाएगा, 50% का हो जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, पेबैक पीरियड, रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मेथड, ये ARR ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे निकालनी है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड, ये ARR निकालनी है एवरेज इन्वेस्टमेंट में। और इसमें क्वेश्चन में नहीं कह रखा था बट आपको अज्यूम करनी है सैल्वेज वैल्यू निल है, कुछ नहीं कह रखा हो तो निल अज्यूम करना गलत नहीं होता। नेक्स्ट है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, तो एनपीवी निकालनी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% लेनी है, डिस्काउंटिंग रेट 10%। और नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड, दिस इज नथिंग फैंसी वे ऑफ सेइंग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, वो भी करना है। तो ये ABCDE सभी हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन में। एक काम करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लेते हैं और उससे सबसे पहले ARR निपटा देते हैं ताकि थोड़ा सा काम निपट जाएगा, ठीक है ना। तो वो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। मैं हॉरिजॉन्टली ईयर लिखूंगा ताकि कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी दिखे, ठीक है। तो फर्स्ट आई एम डूइंग computation of profit after tax and annual cash flows। उसी टेबल में हो जाएगा, दोबारा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। ईयर 1 2 3 4 एंड 5। कैश फ्लोज हमें एक्चुअली अभी कैश फ्लोज नहीं दे रखे हैं, हमें जो दे रखा है वो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, लिख लें क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 1 लाख 1 लाख 80 80 40, 1 लाख 1 लाख 80,000 80,000 and last is 40,000। this is profit before tax, after depreciation है, बोला हुआ है after depreciation, right। इसमें से लेस कर देता हूं मैं टैक्स at the rate 50%, I think I'm correct, yes 50% टैक्स है। तो टैक्स माइनस करके क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। 50% माइनस करना है तो 50% 50,000 रुपए, सीधा माइनस करके लिख रहा हूँ 50,000 रुपए, आधा लिखना है बस इनका। 40,000 ये आ गया, 40,000 ये आ गया और 20,000 ये आ गया। किसी के मन में ये सवाल तो नहीं है ना, कैसे आया, आधा किया बेटा, टैक्स माइनस किया बस, 50,000। these are our what, these are our these are our प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ARR निकालने के लिए मुझे चाहिए एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट वुड बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, सम ऑफ ऑल ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। 50 प्लस 50 1 लाख, 40 प्लस 40 80, 1 लाख 80 और 20,000 2 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाय ईयर कितने हैं, 5 है, 5। तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 40,000, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 40,000। मुझे निकालना है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। ये दो तरीके से निकल सकता है, एक निकल सकता है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पर और दूसरा निकल सकता है एवरेज इन्वेस्टमेंट पर। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे निकलेगा तो फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, और एवरेज पे निकलेगा तो फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन
एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो सबसे पहले आई बिलीव हम सॉल्व कर रहे हैं पार्ट बी। पार्ट बी पहले सॉल्व कर रहे हैं हम। पार्ट बी, पार्ट बी, ARR ऑन original investment would be equal to average profit after tax, which is 40,000, which is 40,000 upon original investment, initial investment, which is 2 lakh, which is 2 lakh, और into कर देना 100। 40,000 डिवाइड बाय 2 लाख 5, तो 20% आएगा परसेंटेज। ये आ गया 20%। ये बी का आंसर आ गया। अब हम सी कर रहे हैं, ARR ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट, ARR ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो कुछ नहीं करना है, 40,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100 करना है। एवरेज इन्वेस्टमेंट हमने अभी तक निकाला नहीं है। एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सैल्वेज वैल्यू अपॉन 2। इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो 40,000 है, सैल्वेज वैल्यू कुछ भी नहीं कही हुई है, तो हम अज्यूम करेंगे कि 0 और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये 20,000 आ गया, आधा हो जाएगा। अरे इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40,000 का, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए। 40,000 तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 2 लाख प्लस, तो ये हो जाएगा 1 लाख। ये हो जाएगा 1 लाख। ऊपर लिख देता हूँ 1 लाख। तो अब रेट जो होगी वो 40% आ जाएगी, डबल हो जाएगी 40%। तो बी का आंसर भी आ गया, सी का आंसर भी आ गया। ए के अंदर हमें क्या करना था, जो ए था उसके अंदर हमें करना था कि हमें निकालना था पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड के अंदर मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो चाहिए गई, इसमें डेप्रीसिएशन जोड़ दूंगा तो वो कैश फ्लो बन जाएंगे। तो चलिए, जय हो टेक्नोलॉजी की। वैसे मुझे अभी यहीं स्पेस छोड़ देना चाहिए था। आप अगर कॉपी में कर रहे होंगे एग्जाम में, तो आप इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नीचे स्पेस छोड़ दीजिएगा, तो यहीं पर आप कैश फ्लो भी बना लें, फिर पीवी फैक्टर लिखकर प्रेजेंट वैल्यू भी बना लें, वो सब आप यहीं कर लें, है ना। मैंने नहीं छोड़ा है तो मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन का। कंप्यूटेशन ऑफ पे बैक पीरियड, कंप्यूटेशन ऑफ पे बैक पीरियड। इसके लिए मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लोज, उसी से निकलेगा पे बैक पीरियड। तो वो इमेज जो थी ऊपर जो हमने कट किया था उसको पेस्ट कर देता हूँ वापस, ये इधर ऐसे, ठीक है। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गए। इसमें मुझे प्लस करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन हर साल, जो कि 20% की ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे बोला हुआ है क्वेश्चन ने। 20%, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 2 लाख का है, 2 लाख का 20% 40,000 हो गया। तो 40,000 का जो एनुअल डेप्रीसिएशन है वो मैं प्लस करता जाता हूँ। 40,000 हर साल 40,000 प्लस हो जाएगा हर साल 40,000 का डेप्रीसिएशन प्लस हो जाएगा तो बनकर आएंगे एनुअल कैश फ्लोज, है ना। तो 90,000, 90,000, 80,000, 80,000 एंड 60,000, ये हमारे एनुअल कैश फ्लोज बन गए। स्क्रैप वैल्यू तो जीरो है प्रोजेक्ट की वैसे भी। ये हो गए हमारे एनुअल कैश फ्लोज। अब मुझे पे बैक पीरियड निकालना है। कैश फ्लोज ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म नहीं है, तो अब मुझे करने पड़ेंगे क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज। अब तक की टोटल निकालनी है, और रुकना कहाँ पे, जैसे ही 2 लाख से प्लस हो जाए वहां पे रुक जाना है, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है दोस्तों, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपीज का है। ठीक बात है क्या।
तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एनुअल कैश फ्लोज की टोटल करता जा रहा हूँ, ठीक है क्या? 90,000, 90 प्लस 90, 1,80,000, ठीक है। 1,80,000, तो सेकेंड ईयर के एंड तक 180 इकट्ठा हो चुका है, तो थर्ड ईयर में पक्का अपना 2 लाख तो कवर हो जाएगा क्योंकि 80 आया है। 180 प्लस 80, 3,60,000, 3,60,000 हो गया। 1,80,000 प्लस 80,000, 3,60,000, 2,60,000, ओ बैग योर पार्डन, 2,60,000। हम थर्ड ईयर में 2 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर कर चुके हैं, और थर्ड ईयर के मिड में ही कहीं कर गए होंगे, 2 लाख और कुछ महीने में ही कर गए होंगे, तो पे बैक पीरियड निकालना है अब। सो पे बैक पीरियड वुड बी इक्वल टू, देखो 2 इयर्स तो है ही, प्लस सम मंथ्स, प्लस सम मोर मंथ्स। तो सम मोर मंथ्स के अंदर क्या आ जाएगा, देखिए 180 एडिशनल कितना बाकी है, सेकेंड ईयर के एंड तक 180 तो रिकवर हो चुका है, कितना और रिकवर करना बाकी है 2 लाख पहुंचने के लिए, 20,000, तो 20,000 रिकवर करना बाकी है। अगर 80,000 इस पूरे साल में रिकवर हुआ, इस साल का, इस दैट पर्टिकुलर ईयर का एनुअल कैश फ्लो, अगर 80,000 इस पूरे साल में रिकवर हुआ, तो 20 कितने साल में हो गया होगा, कितने महीनों में हो गया होगा, ये मुझे निकालना है। 20,000 डिवाइडेड बाई 80,000, दैट इज 0.25। तो इसको अगर ईयर्स में लिखूं तो 2.25 ईयर्स हो जाएगा, और 0.25 इज 1/4 ईयर। तो अगर इसको मंथ्स में लिखूं तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि 2 इयर्स एंड 3 मंथ्स जो है ये मेरा पे बैक हो गया। 2 इयर्स एंड 3 मंथ्स मेरा पे बैक पीरियड हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि मैंने कैसे पे बैक पीरियड निकाला। कर चुके हैं हम पहले भी क्वेश्चन, कैश फ्लोज निकाले, कैश फ्लोज को क्यूमुलेट किया, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज से मैंने टोटल जहां पे भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर हो गई जिस साल में, उस साल में मैं रुक गया क्योंकि उसके आगे मेरे को काम नहीं है। फिर मैंने क्या किया कि जिस भी साल में वो रिकवर हो रहा था उसके पहले वाला साल प्लस प्रोपोर्शनेट महीने निकालने के लिए मैंने क्या किया कि डिफरेंस टू रिकवर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक एनुअल कैश फ्लो ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, और पिछले साल में उसे प्लस कर दिया। तो यहाँ पे आ गया हमारा 2.25 इयर्स या फिर 2 इयर्स एंड 3 मंथ्स पे बैक पीरियड। अभी भी हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी बाकी है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना भी बाकी है। ये दोनों निकालने के लिए मेरे को यही टेबल काम आ जाएगी, तो मैं इसको वापस यूज कर लेता हूँ। अब मैं शायद पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आई वुड बी सॉल्विंग, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, अब मैं डी पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आई एम सॉल्विंग दी डी पार्ट। चलिए डी पार्ट सॉल्व करते हैं। डी पार्ट के अंदर हम निकालेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, बट उसके लिए मुझे कैश फ्लोज चाहिए जो मैं निकाल चुका हूँ, एनुअल कैश फ्लोज। तो चलिए इसको सीधा यूज कर लेते हैं, यहाँ से कट मारते हैं। हाँ, तो ये हमने एनुअल कैश फ्लोज पिछले वाले क्वेश्चन में जो कैलकुलेट किए थे उन्हीं को मैं वापस इधर ले आया हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट, जो भी है, क्या रेट दे रखी है, डिस्काउंटिंग रेट, क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंटिंग रेट 10% अज्यूम करनी है, ठीक है ना, 10% अज्यूम करनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10%। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमें जरूरत नहीं है तो मैं लिखूंगा भी नहीं यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, मैं सीधा निकाल लूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, ठीक है, और उनको प्लस करता चलूंगा। उनकी टोटल जो होगी वो मैं यहाँ लिख दूंगा, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लोज जो भी आएगा उसमें से मैं लेस कर दूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, तो जो बचेगा वो नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा, वो नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा, ठीक बात है। एनुअल कैश फ्लोज हमें सामने दे रखे हैं,
इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है हमें। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 10% पे। अगर पीवी फैक्टर की राह से चलना हो तो हम क्या करेंगे, सारे पीवी फैक्टर हमें पहले लिखने पड़ेंगे 10% से। वो कैसे निकलते हैं मैं बता देता हूँ, जिनकी अभी भी इतनी स्पीड नहीं आई है। वैसे इसकी जरूरत नहीं है पीवी फैक्टर्स निकालने की, बट जो अभी तक नहीं कैच कर पाए, पीवी फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 करना है, इक्वल टू लिखोगे तो फर्स्ट ईयर का आ जाएगा, उसको आप लिख दोगे ऐसे 0.909। फिर वापस इक्वल टू दबाओगे, सेकंड ईयर का आ जाएगा, उसको ऐसे लिख दोगे आप 0.826। वापस इक्वल टू दबाओगे, अगले साल का आ जाएगा 0.751 एंड सो ऑन। ठीक है, बट हम वैसा नहीं करेंगे, हम सीधी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मैं जो भी कर रहा हूं बोल रहा हूं, कैलकुलेटर पर सुनते जाइएगा। 90,000 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू 81,818 m plus. Again I will type 90,000. Again I'll type 90,000 and I'll press equal to two times, 1 and 2. This is 74,380 m plus. इतना हजम हो गया हो तो एक और बात बता सकता हूं, थोड़ा सा और छोटा करने के लिए। देखिए, जब अगला और पिछला कैश फ्लो बराबर हो तो टाइप करके दो बार इक्वल टू दबाने की बजाय आप सीधा इक्वल टू भी दबा सकते हो। सर क्या बोला समझ में नहीं आया। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि फर्स्ट आप करो 90,000 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू दबाओ, m प्लस दबा दो। अगला अगर 90 के अलावा कुछ हो, सेम ना हो, तो उसको टाइप करके दो बार इक्वल टू दबाओ। बट अगला भी सेम हो तो इक्वल टू दबा दो सीधा, तो 74,380 ही आएगा। ऐसा आप कर सकते हो। चलिए थर्ड ईयर पे आते हैं, 80,000। तो कैलकुलेटर पे क्या टाइप करेंगे, इसको m प्लस क्या नहीं किया किया होगा, 80,000 टाइप करेंगे और फिर क्या करेंगे आप, तीन बार इक्वल टू दबाएंगे क्योंकि ये थर्ड ईयर पे, एक दो एंड तीन। ठीक है, तो ये आ रहा है 60,000, ये आ रहा है 60,105। ठीक है, अब क्या करना है, m प्लस। अगला साल वापस 80,000 है तो सीधा इक्वल टू दबाऊंगा तो भी सही आएगा, और 80,000 लिखकर चार बार इक्वल टू दबाऊंगा तो भी सही आएगा। तो ये आ रहा है 54,641 m प्लस। फिर लास्ट वाला 60,000, फिफ्थ ईयर में, एक दो तीन चार पांच, दिस इज 37,255 m plus. Memory recall, present value of all cash inflows is 3,08,000 and 199.8, तो मैं इसको 200 कर रहा हूँ, 3,08,200। लेट मी चेक इट वन मोर टाइम। मेरे को ऐसा थोड़ा सा डाउट है कि मैंने सेकंड ईयर में शायद m प्लस नहीं दबाया, कर लेता हूँ। 90,000 डिवाइड बाय 1.1 इज इक्वल टू m प्लस इज इक्वल टू m प्लस 80,000, एक दो तीन, यस 3,08,200 सही है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज, इसमें से क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो सबट्रैक्ट करना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना है, ऊपर क्वेश्चन में बता रखा है 2 लाख है, वो 2 लाख रुपीज है, राइट। तो इसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज 2 लाख रुपीज हम सबट्रैक्ट कर देंगे। 3,08,200 माइनस 2 लाख इज 1,08,200, वो तो ऑब्वियस है, 1,08,200। ये आ गई हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये आ गई हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब क्या निकालना है, अब तो सर वो छोटी सी चीज निकालनी है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। वो तो बहुत सिंपल है, विच इज आई थिंक द लास्ट दैट वी हैव टू डू, ई पार्ट, ई कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकलेगा अभी बता देता हूं, इस तरीके से निकलेगा। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है 3,08,200 डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है 2 लाख, अभी निकाला अपन ने 2 लाख। अच्छा, ऊपर वाले केस में प्रोजेक्ट सेलेक्ट या रिजेक्ट, प्रोजेक्ट ऑफ कोर्स सेलेक्ट क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, वेल्थ क्रिएशन भी हो रहा है। 3,08,200 डिवाइडेड बाय 2 लाख रुपीस। एनपी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ रहा है 1.541 विच इज ग्रेटर देन 1, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर भी सेलेक्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट, इसमें भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा।
सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमने सारे मेथड से किया, सारे मेथड से जो अब तक सीखे हैं। पे बैक पीरियड से भी किया, पे बैक पीरियड से किया, एआरआर निकाली ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट्स पर, एआरआर निकाली एवरेज इन्वेस्टमेंट पर, फिर हमने एनपीवी निकाली और हमने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाला। ठीक है। अगले सेशन में हम क्या करेंगे कि हम बचे हुए मेथड्स को भी एड्रेस करेंगे, एनपीवी और पीआई के क्वेश्चन भी और करेंगे, आईआरआर मुझे सिखानी है वो भी मैं सिखाऊंगा। इस असाइनमेंट के साथ आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, इस असाइनमेंट के साथ आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, वो आपको करना है, इसी तरह का क्वेश्चन है वो, उसमें सारे मेथड लगा देने हैं आपको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर, और सबकी प्रैक्टिस करनी है, वो बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट वैल्यू की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, आपके हाथ पे बहुत ही फास्ट स्पीड होनी चाहिए प्रेजेंट वैल्यू की कंप्यूटेशन की, डिस्काउंटिंग बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। जैसे ही ये वीडियो देखते हैं फट से सबसे पहले आप वो असाइनमेंट ले लीजिएगा, वो क्वेश्चन कर लीजिएगा, और फिर आप अपने दूसरे काम पे जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन करिएगा इस असाइनमेंट के साथ जो आपको मिले। अगली क्लास में मिलते हैं हम और इसके क्वेश्चन करने के लिए, तब तक के लिए बाय। मैं विश करता हूं कि आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त हो।